ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अरब ममालिक को अपने कंट्रोल में रखे या उनके साथ राब्ते में रहे। ईरान के सदर ने अपने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों के नाम एक पैगाम जारी किया है। अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा कि हम सफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज करने की हमने पूरी कोशिश की है। हमने कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए, सफारतकारी हो जाए, लेकिन सहूनी अमरीकी फ़ौज की जारहियत ने हमारे पास अपने दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। यानी हम पे इन्होंने जब अटैक कर दिया, हमें मारना शुरू कर दिया, तो हमारे पास अपना दिफा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और हम ये समझते हैं कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। ये बड़ी अक्लमंदी की है। तमाम अरब ममालिक को पैगाम दिया कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था अमेरिका को और इसराइल को जवाब देने के अलावा, क्योंकि उन्होंने हमें दीवार के साथ लगाया। हम तो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि सफारतकारी के जरिए से मसला हल हो जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। अब नाज़रीन, जहां पे इसकी कुछ तफसील है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये मिडल ईस्ट आई ने इसको लिखा है कि इरानियन ऑफिशियल सेज इसराइल कैरिड आउट सम ऑफ द ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन गल्फ एनर्जी साइट्स। वो ये कह रहे हैं कि गल्फ की कोई एनर्जी साइट्स हैं जहां पे ईरानी सोर्सेज ये कहते हैं कि जो हमले किए गए हैं वो इसराइल की जानिब से किए गए। अब अरब ममालिक के एनर्जी साइट्स के ऊपर इसराइल हमला कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सोर्सेज से दैट सम ऑफ द अटैक्स नेमली ऑन ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स एंड सिविलियन टारगेट्स वर कैरिड आउट बाय इसराइल टू प्रोवोक गल्फ स्टेट इनटू एंटरिंग वॉर। वो कहते हैं जी वो जंग के अंदर घसीट के लाना चाहता है, वो उकसा रहा है इन ममालिक को कि आ जाओ जंग के अंदर। अभी यहां पे इसमें ना कुछ और इंफॉर्मेशन भी आई है हमारे पास। वो इंफॉर्मेशन ये बताती है कि साइप्रस में जो बरतानवी बेस के ऊपर अटैक हुआ था, वहां पे भी ईरान की तरफ से मिसाइल नहीं आया था। यानी वो जो हमला हुआ था वो ईरान की जानिब से नहीं आया था, ये भी कंफर्मेशन हुई है। फिर तुर्की में गिरने वाला जो मिसाइल है उसका मलबा जब चेक किया गया है तो ये SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल है। यानी ये भी ईरान का नहीं है। इंटरसेप्टर तो ईरान के पास है ही नहीं, ये तो अमेरिका या इसराइल इस्तेमाल करता है। तो ये वहां पे आया। तो तुर्की के अंदर भी जो मलबा गिरा, तो अब कोशिश ये कर रहा है इसराइल के किसी तरह से उकसा के, और इससे पहले कुछ बंदे पकड़े गए कतर में और सऊदी अरब में जो मुसाद के लिए काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और वो बम लगाने के मंसूबे बना रहे थे इन दोनों मुल्कों में, और वो पकड़े गए। वजह ये उसमें समझ आ रही है कि यहां बम लगाया जाए, इन मुल्कों को उकसाया जाए और सारे अरब ममालिक मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दें, तो इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। अब ये नाजरीन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की सूरत हाल पैदा की जा रही है, लेकिन ईरान ने इस पर ना सिर्फ खबरदार किया है बल्कि अपने पड़ोसियों के नाम एक पैगाम भी वाज़ेह तौर पे उन्होंने जारी कर दिया है। नाजरीन, इराक का इलाका है नजफ, ये एक सहरा है नजफ। यहां पे कमांडोज उतारे गए हेलीकॉप्टर्स के जरिए से। ये कुछ 6-7 हेलीकॉप्टर आते हैं और वो ये कल की बात है, और उन्होंने सहरा के अंदर कमांडोज और साजो सामान उतारा है। इसके बारे में जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने अपनी जासूसों की एक टोली रवाना की, अपनी फौज की, इराक ने, इराकी ऑफिशियल्स ने, कि जाके चेक करके आओ कि ये कौन लोग हैं। और उस टोली के ऊपर अटैक हो गया जिसमें 2 लोग उनके शदीद जख्मी हो गए और एक फौजी उनका जाँ बहक हो गया। तो इराक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब जो अब तक इसके बारे में पता चला है, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि ये अमेरिकन और इसराइली कमांडो हो सकते हैं जिन्हें साजो सामान के साथ उतारा गया है, या कोई और मलेशिया हो सकती है जिनके लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका और इसराइल के लिए। बहरहाल हेलीकॉप्टर के जरिए से इनको उतारा गया है और इनके पास जदीद आलात हैं, कुछ साजो सामान है जंगी, और बहुत मुमकिन है ये कि मलेशिया जो लड़ना चाह रही हैं ईरान के साथ, ये उनको हथियार फराहम करें और जो निगरानी के आलात हैं वो भी यहाँ पे इस इलाके में लगाए जाएं ताकि ईरान के खिलाफ इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल किया जा सके। तो देखें, ये ईरान के ऊपर कुर्दों ने भी अटैक किया है, और जो कुर्द हैं ये बड़े सख्त गिर हैं, बड़े ज़बरदस्त लड़ते हैं और शानदार लड़ाके हैं। ये सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो कुर्द थे और इन्होंने यरूशलेम को फतह किया था। तो कुर्द बड़े लड़ाका हैं, बड़े शानदार लड़ने वाले लोग हैं। तो कुर्द जो है ना, ये तुर्की की, ईरान की, ये जो सरहदी इलाके हैं, कुछ इराक, कुछ शाम,
ये इन इलाकों के अंदर ये बसते हैं। तो कुर्दों ने अटैक शुरू कर दिया है और उनको भारी हथियार फराहम किए गए हैं अमेरिका की जानिब से, इत्तहादियों की जानिब से, कि ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक करो। तो वहां पे एक जंग जैसी सूरत हाल लग गई है और इस सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से फिजाई मदद भी की जा रही है, इसराइल की जानिब से फिजाई हमले भी किए जा रहे हैं। जहां पे कुर्दों को मुश्किल आती है वहां पे हमले किए जाते हैं। तो ईरान को चारों तरफ से घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका। देखिए, हम आपको ये तो बताते हैं कि ईरान के हथियार काबू नहीं आ रहे, हम ये भी बताते हैं कि वहां पैसे का मुवाजना भी कोई नहीं है, ईरान बहुत सस्ते में काम निपटा रहा है। हम ये भी बताते हैं कि कम वसाइल के बावजूद ईरान ने बड़ी मुश्किल सूरत हाल के बावजूद बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आज भी ज्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, आज भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। माली एतबार से अगर आप देखें तो गल्फ ममालिक का बहुत नुकसान हो गया, $3 अरब का तो सीधा सीधा इसराइल का नुकसान हो गया, और बाकी जो नुकसान हो रहा है उसका तखमीना बाद में लगा लेंगे। जो अमेरिकन का नुकसान हो रहा है वो आपके साथ है, और जो क्रेडिबिलिटी इनकी जा रही है, जो इज्जत इनकी खराब हो रही है, वो भी आपके सामने। अमेरिकन तैयारे भी एक एक करके गिर रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है। नाजरीन, प्यूटन भी अब मैदान में आ गए हैं, क्योंकि देखें जो इन्हिसार है ना गैस का यूरोपीय यूनियन का, यूरोपीय यूनियन देखें वो बहुत काम करते हैं, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां चलती हैं, बहुत सारा बिजनेस करते हैं पूरी दुनिया में। तो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और उन्हें गैस की ज़रूरत है। अब वो गैस की ज़रूरत पूरी करते हैं, कुछ नॉर्वे से लेते हैं, कुछ अमेरिका से लेते हैं, कुछ आज़रबाईजान से लेते हैं, वो रशिया से लेते हैं। और रशिया से उन्होंने गैस लेना कम किया था। रशिया की गैस पाइपलाइन आती है बाकायदा यूरोपीय यूनियन तक, रशिया से लेकर। तो रशिया की गैस उन्होंने कोशिश की कि वो कम खरीदे और कतर से गैस लेना शुरू करें, ताकि रशिया को यूक्रेन के साथ लड़ाई करने के बदले में थोड़ा सबक सिखाया जा सके। अब हुआ यह है कि कतर से तो गैस आना बंद हो गई। कतर ने पाकिस्तान के साथ भी अपना मुआहदा मुअत्तल कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। लड़ाई उधर हो रही है, मुसीबत पाकिस्तान के लिए बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कतर के साथ $5 अरब और $60 करोड़ का एक मुआहदा कर रखा था LNG का, और हर महीने कोई 9 कार्गोज आते थे LNG के, जो हम सप्लाई देते हैं पूरे पाकिस्तान में, कारखानों को भी, फैक्ट्रियों को और आम शहरियों को। तो यही गैस इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में। अब हुआ यह है कि कतर ने वो मुआहदा मुअत्तल कर दिया, एक शिक का फायदा उठाते हुए कि नागहानी हालात अगर हो जाएं तो वो मुअत्तल कर सकते हैं। तो उन्होंने मुअत्तल कर दिया, जी हालात ऐसे नहीं है, हमने गैस की प्रोडक्शन कम कर दी है, लिहाजा पाकिस्तान को अब गैस फराहम नहीं की जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है आने वाले दिनों में। हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। चले इस पर हम बात करते हैं, लेकिन वापस आ जाएं कि क्योंकि जब गैस की कमी पैदा हुई, कतर से गैस नहीं आ रही, तो यूरोपीय यूनियन के अंदर गैस की कीमत एकदम बढ़ गई। अब यहां पे प्यूटन ने दबाव बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है और ये मैदान में आ गया प्यूटन भी, और उन्होंने कहा कि उनका मुल्क यूरोप को कुदरती गैस बंद करने पर गौर करेगा ताकि वो यूरोप के मुकाबले में बेहतर मुल्कों को गैस फराहम कर सकें। तो अब जबकि उनको ज्यादा गैस की जरूरत है और रशिया ये धमकी लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी यूरोपीय मुल्क ईरान के खिलाफ जंग में जाएगा, वहां से रशिया इनकी गैस बंद कर देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तो जुनैद अकबर साहब को मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन के लिए जब नाम दिया तो वहाँ इत्तफाक हो गया और जुनैद अकबर साहब बन गए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। अब उनको एक ओहदा और मिल गया जुनैद अकबर साहब को, एकदम से काया पलट गई है। पहले जुनैद अकबर साहब पार्टी में साइडलाइन थे और ग्रुपिंग हुई थी पार्टी में, और जो वज़ीर आला ग्रुप है वो उनको इतना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब मामला काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि ठीक हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर जो पहले सूबाई सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से, और उन्होंने अपनी सदारत के दौरान बड़े मुश्किल हालात का सामना किया। यानी जब अली अमीन गंडापुर के पास सदारत थी तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा माहौल नहीं था और बड़ी सख्तियाँ हुई। बड़ा मुश्किल इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ा खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि इलेक्शन जीत कर वहाँ पर हुकूमत भी बनाई। तो ये एक मुश्किल तरीन दौर था बतौर सदर किसी भी सियासतदान के लिए, तो वो उन्होंने वो टाइम पूरा कर लिया। उसके बाद अब क्योंकि वो वज़ीर आला भी हैं और सदर भी हैं अपनी पार्टी का, सूबे का, लिहाजा इमरान खान साहब ने अब ये एक और फैसला किया है। इस फैसले को आप दो नज़रों से देख सकते हैं। एक ये कि इमरान खान साहब जो एकदम एक ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है पार्टी के अंदर और वो अपना एक असर रसूख कायम कर रहा है। इमरान खान साहब इस तरह की वो एक पावर पॉलिटिक्स भी नहीं चाहते अपनी पार्टी के अंदर,
और वो दूसरी तरफ भी चाहते हैं कि चेक एंड बैलेंस हो पार्टी के अंदर। दूसरा, इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर से एक जिम्मेदारी उतारी है कि ठीक है जी, आप वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, आप वहाँ के मामला देखें, और खैबर पख्तूनख्वा के मामला देखें, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो या दीगर चीज़ें हों, वो काफ़ी गंभीर हैं। तो बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना है। वफाकी हुकूमत पैसा भी नहीं दे रही, फिर वफाकी हुकूमत के साथ डील करना। दूसरा मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर जब मुलाकातें वगैरह करते हैं हुकूमती लोगों से, तो उनकी मुलाकातों पे पार्टी के लोगों को एतराज़ भी होता है। तो पार्टी के स्ट्रक्चर को और वजीर आला के स्ट्रक्चर को, दोनों को अलग अलग कर दिया इमरान खान साहब ने। इससे फ़ायदा ही होगा पार्टी को। जुनैद अकबर साहब एक पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं, और ये शुरू से यानी अपने गांव की सियासत से ऊपर आते आते यहाँ तक पहुँचे हैं। लिहाजा ये एक अच्छा एडिशन हो गया है। उन्हें तंजीम साजी का इन चीज़ों का आइडिया है। तो जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने एक और अहम जिम्मेदारी दे दी है, और इसके बारे में जो पार्टी के ज़राए वो ये कह रहे हैं कि ये अफाम तफहीम के साथ काम हुआ है, इसमें कोई किसी किस्म की मुखालफत नहीं है, लेकिन जो कुछ चलता रहा माजी में वो सब जानते हैं। जुनैद अकबर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जी, तोशा खाना का जो 50 साल का रिकॉर्ड है वो मैं निकलवाऊंगा। अब ये तोशा खाना का अगर 50 साल का रिकॉर्ड निकलेगा ना, तो बड़ा कमाल रिकॉर्ड है तोशा खाना का भी। यहां लोग जो है वो ओने पोने चीजें लेकर चले गए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, मैंने आपको कहा ना, इसके बाद इख्तियारात होते हैं। ये डाटा तक एक्सेस कर सकता है, डाटा निकलवा सकता है, सवालात पूछ सकता है, जवाब मांग सकता है, मालूमात तक इसकी रसाई होती है। इसके बाद इख्तियारात भी होते हैं। तो बतौर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के तोशा खाना का रिकॉर्ड निकलवा लेना जुनैद अकबर साहब के लिए कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो रिकॉर्ड है जो हाई कोर्ट्स नहीं निकलवा पा रही थी, अगर आपको याद हो तो। जजों ने, बेचारों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन तोशा खाना का रिकॉर्ड जजों को नहीं मिल रहा था। ये हालात भी हमने देखे। लेकिन अब ये जुनैद अकबर साहब का पहला बड़ा चैलेंज है जो उन्होंने खुद ले लिया है कि वो तोशा खाना का रिकॉर्ड सामने लेकर आएंगे। तोशा खाना में जो है वो तहाइफ लेना जायज़ है कि आप एक मखसूस कीमत अदा करते हैं, जैसे इमरान खान ने की, जैसे माजी में कुछ और लोगों ने की, जैसे शाह महमूद कुरैशी ने की। लेकिन कुछ चीज़ें लेना नाजायज़ है, जैसे कि गाड़ियाँ। लेकिन नवाज शरीफ ने और जरदारी ने, इन लोगों ने गाड़ियाँ निकलवाई तोशा खाना से, जो रूल्स के खिलाफ था। लिहाजा ये सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। मरियम नवाज की भी एक गाड़ी के चर्चे हैं, वो भी सामने आएगी। देखना यह है कि किसने तोशा खाना पे कितना हाथ मारा। अब अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाए कल को, तो उनको भी चाहिए कि सारा रिकॉर्ड पब्लिक करें। और सिर्फ ये सियासतदानों का नहीं करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का करना चाहिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का करना चाहिए। जजों को, जर्नैलों को कितने तोहफे मिले, और वो तोहफे जो है वो उन्होंने कितनी कीमत में हासिल किए, और वो कीमत कैसे अदा की गई, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। अब सारा मलबा जो है वो सियासतदानों पे तो नहीं हमेशा गिरना चाहिए। बहरहाल ये अब देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो है ना, वो कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। ख़ास तौर पे जो डी चौक में 2 मरतबा उनके साथ हुआ, उस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब के सामने बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हैं कि दोनों मरतबा वो अपने लोगों को छोड़कर चले गए। एक मरतबा तो उन्होंने बहुत सारे पहाड़ क्रॉस कर लिए, जो कोई अच्छा खासा एथलीट वो नहीं कर सकता। और ये चीज़ें उनके सियासी मुखालिफिन उनके खिलाफ इस्तेमाल कर भी रहे हैं, और आइंदा भी इस्तेमाल होती रहेंगी। ये बात जो सियासत को जानता है उसको अच्छी तरह पता है। अच्छा जी, आलिया हमजा साहिबा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। ये बात जो है वो की है जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया और हम बैठकर ये फैसला करेंगे कि आलिया हमजा साहिबा को पंजाब में क्या अहम जिम्मेदारियां देनी है। अब आलिया हमजा साहिबा से भी बात की जाएगी, क्योंकि अब तंजीम साजी का अमल जो है वो भी है, और आगे जो है वो पार्टी के अंदर नए लोगों की इंडक्शन भी है। तो इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जैसे ही रूम मिलेगा, उन्हें थोड़ा सा उनको स्पेस मिलेगा, तो वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी बहुत बड़ी अब एक तंजीम भी चाहिए होगी। लिहाजा एक नया स्ट्रक्चर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में बनेगा। आलिया हमजा की जो कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बीमार होने के बावजूद उन्होंने बड़ी सख्त जेल काटी है और बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की हैं। उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली ने, खुद आलिया हमजा ने लगातार उनके ऊपर जितनी फस्तायत और जुल्म था पंजाब के अंदर, और ये शरीफ खानदान के ईमा के ऊपर था, क्योंकि उन्हें खतरा था कि उनकी एक मजबूत सीट जो है वो आलिया हमजा छीन लेंगी, और वहां पे अब मकबूलियत बिल्कुल नहीं है इनके पास। जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आलिया हमजा इनको नाकों चने चुबवा के वो सीट इस वक्त तो जीतने की पूरी पोजीशन में है।
तो ये आलिया हमजा साहबा के हवाले से भी एक खबर है। और दूसरा, मुज़ाकरात की बैठक के लिए इमरान खान साहब ने एक शर्त आयद की है। यानी मुज़ाकरात तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, अब वो कहते हैं कि जी नो कमीशन नो मुज़ाकरात, यानी हम कोई मुज़ाकरात आपसे नहीं करेंगे जब तक कि आप कमीशन नहीं बनाएंगे। यही बैरिस्टर गौहर ने कहा, यही सारी पार्टी ने कहा कि हुकूमत अनाउंस करे कि